वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम देश के नाम संबोधन दिया, जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पीएम के आज के संबोधन में पूरा का पूरा फोकस गरीब और किसानों पर था। आज उनकी ओर से बड़ी घोषणा भी की गई। देश के 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इसका किया उन्होंने अपने संबोधन में ऐलान। ये रिपोर्ट देखिए। अनलॉक 2 लागू होने से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने देश में जहां कोरोना के प्रति सतर्कता का मंत्र दोहराया, वहीं लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए करोड़ों गरीबों की झोली में राहत की नई खेप जारी कर दी। सरकार ने फैसला लिया है, नवंबर तक पीएम गरीब कल्याण योजना का विस्तार। अब दिवाली और छठ पूजा तक नवंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगा अनाज। 80 करोड़ लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। हर परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त। सरकार इन पर 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। पीएम मोदी पिछले महीने से लगातार कई बार अपने भाषणों में आत्मनिर्भरता पर खास तौर से जोर दे रहे हैं। पीएम ने आज एक बार फिर लोकल से वोकल की बात कही और ये भी बता दिया कि सरकार का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई थी। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। बीते 3 महीनों में जनधन खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था जैसे बड़े फैसले लिए गए। सरकार की कोशिश है इन योजनाओं से लॉकडाउन में गरीबी रेखा से नीचे वाली आबादी को राहत मिल सके। अब देखना यह है कि सरकार की ये कोशिश जमीन पर उतरे और बेहाल लोगों को राहत मिले। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जो पीएम ने बड़ा ऐलान किया, उस पर विपक्ष की भौहें तन गई हैं। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के भाषण के बाद उन पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आज चाइना पर बोलना था तो चना पर वो बोल गए, वो भी जरूरी था। क्या ट्वीट किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दें, दरअसल पीएम के इस भाषण के बाद लगातार विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। वैसे तो सोनिया गांधी भी लंबे वक्त से गरीबी रेखा से नीचे के लिए लोगों को मुफ्त अनाज दिए जाने की योजना की मांग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने पीएम के संबोधन के बाद उन पर तेजी से हमला किया और आरोप लगाया कि गरीबों को कैश मिलना चाहिए था। दूसरा आरोप यह था कि पीएम चीन पर फिर से चुप रह गए। लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए मुफ्त अनाज देने की कई बार मांग उठाई। पीएम को चिट्ठी भी लिखी,
मांग ये थी कि राशन कार्ड वाले हों या बिना राशन कार्ड वाले, तमाम गरीबों को सितंबर तक मुफ्त में अनाज दिया जाए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पीएम गरीब कल्याण योजना का नवंबर तक विस्तार का ऐलान किया। तब कांग्रेस ने झट से कहा, ये राहत काफी नहीं है। अन्न योजना का आपने विस्तार कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ अन्न खा के, सिर्फ सूखा गेहूं से बना आटा खा के या चावल खाकर आदमी जी जाएगा? 1 किलो चने की दाल लेकर, अरे उसको सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, फल चाहिए, दवाइयां चाहिए, तरह तरह की चीजें चाहिए होती है। और इसीलिए बार बार हमारा कहना है कि आपको 7500 रुपए लोगों के अकाउंट में डालने ही पड़ेंगे हर महीने। पीएम के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने फिर मुद्दा बदला और सवाल उठा दिया कि पीएम मोदी चीन जैसे गंभीर मुद्दे पर बात करने से कन्नी काट रहे हैं। न सिर्फ कन्नी काट रहे हैं बल्कि डरे हुए भी हैं। पीएम मोदी के संबोधन के तुरंत बाद राहुल ने निशाना साधा, वो भी शायराना अंदाज में। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। राहुल गांधी का इशारा एलएसी पर हलचल की तरफ है। कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि प्रधानमंत्री चीन की चुनौतियों पर देश से बात करेंगे। कांग्रेस और विपक्ष ये मानती है कि सरकार चीन की घुसपैठ की सच्चाई को दबाए बैठी है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के आज के संबोधन की हम सबको बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि देश में जो माहौल है, चाहे कोरोना का माहौल हो या सरहद पे जो चाइना का माहौल हो, तो हम एक समेकित दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी से उम्मीद लगाए बैठे थे। रही बात, उन्होंने चूज किया सिर्फ कोरोना की व्यवस्था से बात करने का। मतलब साफ है कि कांग्रेस और विपक्ष किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री और सरकार पर हमले का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते, बेशक पीएम का ऐलान ही क्यों ना हो। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस लगातार हमलावर है तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम के भाषण के बाद निशाना साधते हुए कहा कि आज चाइना पर बोलना था तो चना पर बोल गए। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन ने कई कामगारों को बिना खाने के रहने पर मजबूर कर दिया है। आपने कई त्योहार जो आने वाले हैं उनका जिक्र किया, लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके पीएम पर निशाना साधा, खासतौर से बकरीद का जिक्र करके। आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको देते हैं। ये अहम खबर गृह मंत्रालय से जुड़ी हुई है, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्री समूह की बड़ी बैठक चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज की गई घोषणा को लागू करने पर विचार किया जा रहा है, यानी कि अगले नवंबर तक कैसे लोगों को राहत दी जाए, खाद्यान्न लोगों तक कैसे पहुंचे, इन तमाम बातों को लेकर मंथन लगातार जारी है। मंत्री समूह की इस बैठक में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, उनकी मौजूदगी है। इसके अलावा रामविलास पासवान भी इस बैठक में मंत्री मौजूद हैं। लगातार सभी लोग अपनी राय दे रहे हैं। इस बैठक में पीएम की मुफ्त अनाज की घोषणा पर विस्तार से चर्चा और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीबों तक, 80 करोड़ लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाए, उसको लेकर इस समय मंत्री समूह की बैठक में मंथन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 4 बजे बहुत बड़ा ऐलान किया और उसी ऐलान के बाद इस वक्त ये अहम बैठक इस वक्त जारी है। मंत्री समूह की बैठक, खुद गृह मंत्री अमित शाह की भी इसमें मौजूदगी है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। लेकिन उधर प्रधानमंत्री के संबोधन पर भले ही विपक्ष ने साझा हमला बोला हो, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस फैसले का जमकर स्वागत किया है। सुनिए। राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपना जो मार्गदर्शन दिया है, यह न केवल वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है, अपितु प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने का एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं। एक तरफ आर्थिक गतिविधियां शुरू करके वे आम आदमी की जिंदगी को पटरी पर ला रहे हैं और तब तक गरीबों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर रहे हैं
और इस योजना पर लगभग 90,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। धन्य ऐसे प्रधानमंत्री। मैं उनके इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने गरीबों का दिल जीता है, वो गरीबों की जिंदगी बने। बीजेपी एनडीए से जुड़े हुए लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। आगे बढ़ते हुए बात अब चीन के खिलाफ भारत के एक्शन प्लान की करेंगे। 59 चाइनीज ऐप पर बैन के बाद चीन का मीडिया बुरी तरह से बौखला गया है, जिसे लेकर चीन में अब मंथन का दौर जारी है। वहीं अब भारत चीन को 5G का भी बड़ा झटका देने वाला है। सीमा पर तनाव के बीच भारत ने चीन के खिलाफ आर्थिक युद्ध छेड़ दिया है। भारत की सीमा पर दखल अंदाजी करने वाला चीन ऐप के जरिए भारत के घरों में अपनी घुसपैठ बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में चीन की धोखा देने की फितरत को देखते हुए भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप बैन कर दिए। चीन को झटका देने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। सूत्रों की माने तो अगला एक्शन 5G पर पड़ने वाला है, जिसमें चीन की कंपनी हुवई एक बड़ी दावेदार है। गृह मंत्री अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक में इस पर चर्चा हुई। भारत में हुवई को 5G ट्रायल में भाग लेने की पिछले साल अनुमति दी गई थी, लेकिन अमेरिका अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है कि हुवई को बाहर रखा जाए। भारत में 5G की नीलामी फिलहाल 1 साल के लिए टाली गई है। अमेरिका में हुवई के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है। सिंगापुर में 5G की दौड़ से हुवई बाहर हो चुका है। वहां नोकिया और एरिक्सन को मौका मिला। भारत में हुवई का लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि इसके संस्थापक के PLA से रिश्ते बताए जाते हैं। सीमा विवाद के बाद देश में बदले हुए माहौल में हुवई के लिए रास्ता मुश्किल होगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों के मद्देनजर हुवई को ट्रायल से बाहर रखा गया था। उधर चीन के 59 ऐप के बैन के बाद चीन में हड़कंप मच गया है। The Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. चीन के लिए सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अगर भारत अपने बाजार चीन के लिए बंद कर देता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होना है, जिसकी खींच चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल में देखी जा सकती है, जो अब भारत के IT प्रोफेशनल को लेकर चिंता जता रहा है। भारत और चीन के हालिया सीमा संघर्ष के बाद भारत में कुछ नेता और मीडिया चैनल भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भड़का रहे हैं। भारतीयों के बीच चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम छेड़ने के अलावा बंदरगाह पर चीनी कार्गो को रोका जा रहा है। सीमा संघर्ष से पहले ही भारत ने अपने यहां विदेशी निवेशों को लेकर नियम सख्त कर दिए थे, जिसे चीनी कंपनियों को भारतीय कंपनियों का अधिग्रहण करने से रोकने की कोशिश के तौर पर देखा गया। ये कदम राजनीतिक हितों को साधने के लिए उठाया गया। खबरों की माने तो भारत का यह आक्रामक रुख यहीं नहीं रुकने वाला। भारत कुछ और चाइनीज ऐप पर बैन लगा सकता है। भारत सरकार ने फैसला किया है कि अगले 2 दिन के भीतर एक कमेटी इन तमाम ऐप कंपनियों की बात सुनेगी। इसके लिए बनी कमेटी में गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अफसर शामिल हैं। इन कंपनियों से डेटा चोरी के आरोपों के बारे में सफाई तलब की जाएगी। इल्जाम काफी गंभीर है, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज ऐप की एक लिस्ट तैयार कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि इनको बैन किया जाए, क्योंकि इनके जरिए चीन भारतीय डेटा हैक कर सकता है। उधर गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर से चाइनीज ऐप को हटा लिया गया है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। उधर चीन के दूतावास का भी बयान भारत के इस फैसले पर आया है, जो कि अब उपभोक्ता के हितों की दुहाई दे रहा है। क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं। चीनी पक्ष गंभीरता से इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और इस तरह की कार्रवाई का दृढ़ता से विरोध करता है। ये इंटरनेशनल व्यापार और ई-कॉमर्स के खिलाफ है। ये उपभोक्ता के हितों के खिलाफ है। ऐप बैन पर चीन के दूतावास की ओर से ये प्रक्रिया सामने आई है।
जेरोंग भारत में चीनी दूतावास के जो प्रवक्ता हैं उनकी ओर से यह बयान सामने रखा गया है। आगे बढ़ते हुए आज की एक और महत्वपूर्ण खबर। आज से अनलॉक 1 खत्म होने वाला है, वहीं कल से 1 महीने के लिए अनलॉक 2 की शुरुआत हो जाएगी, जिसको लेकर सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। कैसा होगा अनलॉक 2, एक एक करके विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में अनलॉक 1 का पहला चरण आज खत्म होने वाला है। जिंदगी को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश के बीच कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में मौसम और हालात को देखते हुए अब और सावधानी बरतने की जरूरत है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। कोरोना संकट से देश की आगे की लड़ाई कैसी होगी, इसका खाका सामने आ चुका है। अनलॉक 1 की मियाद आज खत्म हो रही है और अनलॉक 2 के नियम कायदे जारी कर दिए गए। सबसे पहले अनलॉक 2 की बड़ी बातें समझ लीजिए। कल से लागू अनलॉक 2 1 जुलाई से 31 जुलाई तक लागू होगा। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने की मनाही है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट इलाकों में लॉकडाउन। अनलॉक 1 की तरह अनलॉक 2 में भी वो तमाम जगहें खुलने पर बैन बरकरार है जहां भीड़ भाड़ जुट सकती है। लिहाजा इन जगहों को लेकर अनलॉक 2 के नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। क्या क्या बंद रहेगा देखिए। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा घर, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल, बार, एंटरटेनमेंट हॉल, ऑडिटोरियम भी 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। ज्यादातर राज्यों में बाजारों और दफ्तरों को शर्तों के साथ खोलने की छूट पहले ही दी जा चुकी है। अनलॉक के दूसरे दौर में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ ये छूट जारी रहेगी, लेकिन भीड़ भाड़ जुटाने पर पाबंदी बरकरार है। लिहाजा सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां बैन रहेंगी। सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। खेलकूद और मनोरंजन के कार्यक्रमों पर भी बैन जारी रहेगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्ती जारी रहेगी। अनलॉक 2 को लेकर जारी किए गए आदेश में राज्यों को नियमों में बदलाव के अधिकार भी दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में अनलॉक 2 को लेकर कुछ राज्य रियायत और सख्ती को लेकर हालात के हिसाब से फैसला कर रहे हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। अनलॉक 2 में रियायतों का नया दौर शुरू हो रहा है, लेकिन 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, साथ ही मास्क पहनना हमेशा, ये बहुत ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है और लगातार उसके आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ दुनिया भर के देश वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। भारत में भी वैक्सीन पर जोर शोर से काम चल रहा है, जिसके हालातों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जायजा लिया। बैठक में जल्द वैक्सीन बनाने पर जोर दिया गया। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के खिलाफ इस जंग में भारत वैक्सीन की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। पीएम मोदी ने आज कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने को लेकर अहम बैठक की, जिसमें देश के कई बड़े अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने कई मंत्र दिए, वैक्सीन के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की बात कही। इतना ही नहीं, वैक्सीन को वक्त पर बनाने पर जोर दिए। बड़े पैमाने पर टीका बनाने की योजना का प्लान तैयार करें। पीएम मोदी ने यह बैठक देश के नाम संबोधन से पहले की। देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का काम जोरों पर चल रहा है और कई एजेंसियां इसमें लगी है। भारत सरकार की मदद से वैक्सीन बनाने और उस पर रिसर्च करने का काम भी चल रहा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स से जुड़े कुछ फंड इसी रिसर्च के लिए भी दिया था। वहीं पीएम मोदी ने अपने आज के संदेश में भी कोरोना को लेकर चिंता जताई है। जब से
देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। कोरोना की दवाई का दावा करने वाली पतंजलि की ओर से भी सफाई आई है। आचार्य बालकृष्ण ने पूरे मामले को साजिश बताया, वहीं साफ किया कि पतंजलि की ओर से दवा से कोरोना के ठीक होने का कोई दावा नहीं किया गया। क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के बाद में जो रिजल्ट आया हमने देश को बताया, तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ये दवाइयाँ दे दी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर भी केंद्र सरकार एक्शन में है। आज एक बार फिर अमित शाह ने दिल्ली के हालातों को लेकर बैठक की, जिसमें एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, डीजी आईसीएमआर बलराम भार्गव और कई आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिल्ली में कंटेनमेंट जोन के हालात और कंटेनमेंट एरिया में डोर टू डोर टेस्टिंग को लेकर चर्चा हुई। बहरहाल देश में कोरोना के मामलों की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में सावधानी के साथ साथ सरकार दवा और वैक्सीन बनाने पर भी जोर दे रही है ताकि इस बीमारी को खत्म किया जा सके। अशोक सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर, दिल्ली आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। निर्माता निर्देशक शेखर कपूर को मुंबई पुलिस समन भेजेगी। शेखर कपूर से मुंबई पुलिस सुशांत केस में बयान दर्ज करेगी। शेखर कपूर ने सुशांत के साथ फिल्म पानी का वो निर्देशन करने वाले थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाई थी और कई तरह की अलग अलग खबरें इस फिल्म से जुड़ी हुई सामने आई थी। इसके पहले शेखर कपूर ने, आपको बता दें, जिस दिन सुशांत ने खुदकुशी की थी उसी दिन सबसे पहले ट्वीट करके लिखा था कि जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं वो मुझे पता था। मुझे उन लोगों की कहानी पता थी जिनकी बातें तुम्हें इतनी बुरी लगती थी कि तुम मेरे कंधे पर हाथ रखकर रोने लगते थे। इस तरह की बातें उनकी ओर से की गई थी। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन दिव्येश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्येश, शेखर कपूर से पूछताछ के लिए समन भेजा जाएगा और क्या बड़ी जानकारी? जी, शेखर कपूर जो कि निर्माता निर्देशक हैं और पानी फिल्म जो कि तीसरी फिल्म थी यशराज फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट में, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ यशराज फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें तीसरी फिल्म जो बनने वाली थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो थी पानी, और उसके निर्देशक शेखर कपूर रहने वाले थे। इसकी प्री प्रोडक्शन भी शुरू हो गई थी, पर कोई क्रिएटिव डिफरेंसेस होने के वजह से, पुलिस सूत्रों की माने तो क्रिएटिव डिफरेंसेस थे आदित्य चोपड़ा और शेखर कपूर के बीच, जिसके वजह से ये फिल्म टेक ऑफ नहीं कर पाई। ये फिल्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाया। इसका प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका था, उस पर 4 से 5 करोड़ रुपए भी खर्च किए जा चुके थे, पर आगे का कोई भी काम इस फिल्म का नहीं हुआ और इस फिल्म को शेल्फ करना पड़ा, जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने 2015 में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया वायरस के साथ और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर बाहर चले गए। शेखर कपूर सुशांत के साथ फिल्म पानी बनाना चाहते थे, शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, तरह तरह के कयास इस फिल्म को लेकर। और आपको बता दें, बाकायदा मनोज वाजपेयी के साथ इंस्टाग्राम चैट में शेखर कपूर की ओर से फिल्म पानी को लेकर कई बातों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश में है मुंबई पुलिस। इसलिए बाकायदा शेखर कपूर को समन भेजकर उनसे पूछताछ सुशांत के मामले पर इस पानी फिल्म को लेकर की जाएगी। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। देश तक में इसी के साथ बस इतना ही। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आगे जरूर देखिएगा। बैन से चीन बेचैन, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।